डियर स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रोटेशनल सिस्टम। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं डियर स्टूडेंट ट्रांसलेशनल सिस्टम। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लें, तब इस लेक्चर को देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम बिना डिले का हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने देखने को मिल रहा है रोटेशनल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। इन रोटेशनल सिस्टम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेज रेजिस्ट यानी स्टॉप रोटेशन। यानी कि रोटेशनल सिस्टम में 3 प्रकार के फोर्स होते हैं जो रोटेशन यानी घूर्णन को क्या करते हैं, रोकते हैं। जिस प्रकार से ट्रांसलेशनल सिस्टम में 3 प्रकार के आपके स्टॉपिंग फोर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, स्थानांतरित गति को रोकते हैं। ठीक उसी प्रकार से रोटेशनल सिस्टम में भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के फोर्सेस आपके होते हैं जो क्या करते हैं, रोटेशन को रोकते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपके सामने दिख रहा है इनर्शिया टार्क। आपको बताया तो वहाँ पे इनर्शिया ही क्या होता है, इनर्शिया ही क्या, मास को ही क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं ट्रांसलेशनल सिस्टम में। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं इनर्शिया टार्क। यहाँ पे है द इनर्शिया टार्क इज प्रोपोर्शनल जे एंड अल्फा यानी कोड़ी यानी एंगुलर एक्सिलरेशन। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको देख लेते हैं। देखिए जिस प्रकार से हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनर्शिया टार्क की बात करें तो जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं यानी फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, इनर्शिया फोर्स निकालते थे हम लोग ट्रांसलेशनल सिस्टम में, इक्वल टू एम डी टू एक्स अपॉन डी टी इसको लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आपका रोटेशनल सिस्टम में जहाँ वो फोर्स होता था वहाँ पे ये क्या होता है, स्टूडेंट टार्क होता है इंटू क्या होता है जी, यहाँ पे ये आपका इनर्शिया होता है। मास ही क्या था आपका इनर्शिया, वहाँ पे हम आपको बता दिए थे। उस लेक्चर को पहले देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। ये आपका इनर्शिया होता है, ये आपका क्या है, यहाँ पे एंगुलर इनर्शिया है, एंगुलर। ठीक है, यहाँ पे ये आपका प्योरली डिस्प्लेसमेंट होता है और ये आपका क्या यहाँ पे है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज हुआ। उस चीज को हमने लिखा हुआ है टी इज इक्वल टू जे अल्फा अल्फा क्या होता है, कोड़ी वेग क्या होता है, आपको पता है वेग परिवर्तन की दर ही तो क्या होती है, त्वरण होता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए उसी में से क्या हुआ कि डी ओमेगा अपॉन डी टी, कोड़ी वेग परिवर्तन की दर कोड़ी त्वरण कहलाता है। तो हमने अल्फा को डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख दिया, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी, कोणी वेग परिवर्तन दर अल्फा। ये अल्फा को डी ओमेगा अपॉन डी टी हमने लिख दिया। और हम जानते हैं ओमेगा जो होता है यानी कि जिस प्रकार से वेग होता है विस्थापन परिवर्तन की दर, उसी प्रकार से कोड़ी विस्थापन परिवर्तन की दर डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा होता है। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू अगर हम डी टी पुटअप करेंगे तो दूसरी डिफरेंशियल हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू आपका हो गया जे डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, जहाँ पे जे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक इसी प्रकार से विद्या स्टूडेंट ये पहला फोर्स है जो क्या करता है, मोशन को रजिस्ट करता है, इनर्शिया टार्क। दूसरा हमारे पास आता है स्टूडेंट डैम्पिंग टार्क, जिसको हम टी डी से डिनोट करते हैं। तो टी डी को देखिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। जिस प्रकार से आपका देखिए इसमें होता है एफ डी इक्वल टू बी डी एक्स अपॉन डी टी लिखते हैं। आपका ये ट्रांसलेशनल सिस्टम की बात है, ट्रांसलेशनल सिस्टम में जिस प्रकार से लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से इसमें आपका क्या होता है, फोर्स नहीं बल्कि रोटेशनल सिस्टम आपका टार्क लगता है। हम टार्क लिखते हैं टी डी बराबर यहाँ से बी ही क्या है आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट, एक्स के साथ में थीटा रख दिया। तो देखिए यहाँ से ये हो गया टी डी बराबर बी डी थीटा अपॉन डी टी, और जहाँ पे बी आपका क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्या है स्टूडेंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक इसी प्रकार से तीसरा फोर्स हमारे पास आता है जिसको हम लोग रेजिस्टिंग टार्क जो है वह स्प्रिंग टार्क है। वहाँ पे हम लोग लिखते हैं टी के, यहाँ पे लिखेंगे टी के यानी कि यहाँ पे स्प्रिंग टार्क के थीटा यानी स्प्रिंग नियतांक इंटू थीटा। जबकि उसमें क्या होता है, ट्रांसलेशनल सिस्टम देखिए वही वैल्यू होती है, फोर्स होता है एफ के इक्वल टू के एक्स। एक्स क्या होता है, डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स है, यहाँ पे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से बस उसी वैल्यू को पुटअप कर देना है। तो डियर स्टूडेंट आपको मिला, देखने को मिला स्प्रिंग जो टार्क आपको देखने को मिल रहा है के थीटा, यानी इस तरीके से ये के क्या आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने ये देखा कि जिस प्रकार से ट्रांसलेशनल सिस्टम में 3 प्रकार के फोर्स होते हैं जो मोशन को क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक उसी प्रकार से रोटेशनल सिस्टम में भी 3 प्रकार के आपको फोर्स देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, मोशन को रजिस्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं। इनर्शिया टार्क, डैम्पिंग टार्क और स्प्रिंग टार्क, तीनों की वैल्यू हमने रोटेशनल सिस्टम से कंपेयर करके यहाँ पे हमने आपको लिख के दिखा दिया। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग डी अलम्बर्ट इक्वेशन, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल को हम बात चलते हैं। तो देखिए आपके सामने डी स्टूडेंट लिखा हुआ है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कक्षा 12 के फिजिक्स में पढ़े होंगे सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स।
फोर्स का अध्यारोपण, ठीक है, यानी बलों का बीजगणितीय योग। अगर किसी वस्तु पे ढेर सारे फोर्स कार्य कर रहे हों, उनका बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ये तो आप पढ़े होंगे। यदि किसी वस्तु पर अनेक फोर्स कार्यरत हों तो उन फोर्सों का बीजगणितीय योग क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। और न्यूटन के तृतीय नियम से अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या करता है? क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो ठीक जिस प्रकार से किसी वस्तु पे आप इतना फोर्स लगाते हैं, वह वस्तु उस पे ही अपना अपोजिट फोर्स लगाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु पे आप 3 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको पुश करते ढकेलते हैं, तो वह वस्तु भी आपको कितने न्यूटन से क्या करती है? पुश करती है, 3 न्यूटन के फोर्स से ढकेलती है, ठीक है। यानी क्रिया, आप एक्शन करते हैं, वह वस्तु आप पे क्या करती है? रिएक्शन करती है। इस तरीके से क्रिया का एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। यानी जितना एक्शन करेंगे उतना क्या होगा? आपका रिएक्शन दोनों आपका बराबर होगा। तो एक्शन और रिएक्शन को अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी वस्तु पे, ये वस्तु हमारी है, अगर इस वस्तु पे अगर आप मान लीजिए सपोज दैट स्टूडेंट 3 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, इस साइड लगाती है वस्तु आपको इस साइड ढकेल रही हो, कितने न्यूटन के फोर्स से? 3 न्यूटन। ये आपका एक्शन रहा, ये आपका क्या रहा स्टूडेंट? रिएक्शन होगा। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होंगे? हमेशा एक्शन फोर्स और आपका जो स्टूडेंट रिएक्शन जो फोर्स होता है हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर इसको इधर करेंगे, 3, ये एक्शन फोर्स आपका 3 न्यूटन का है और रिएक्शन फोर्स भी आपका कितना न्यूटन का है? 3 न्यूटन का है। अगर इनकी दिशा देखिए, ये एक्शन फोर्स की दिशा इस साइड है, इसकी फोर्स दिशा इस साइड है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर इनको वेक्टर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए एक्शन फोर्स और माइनस इधर करेंगे, माइनस हो जाएगा। देखिए वेक्टर सम इक्वल टू 0, यानी एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स की जो नेट वैल्यू होती है वो क्या होती है स्टूडेंट? 0 होती है। या तो ये कह सकते हैं किसी वस्तु पे कार्यरत एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स की क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ठीक, तो डी एल एम्बर्ट में वही प्रिंसिपल बता दिया है। देखिए इन्होंने क्या बताया हुआ है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट फॉर एनीबॉडी द अलजेब्रिक सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज एंड रेजिस्टिंग फोर्सेज इज 0। ठीक है, किसी भी वस्तु पे कार्य जितना फोर्स आप लगाएंगे वह फोर्सेज और उस वस्तु के लगे उस वस्तु पे रेजिस्टिंग फोर्सेज जो वस्तु को रोक के रखते हैं, जैसे घर्षण बल, इन सबका जो बीजगणितीय योग क्या होता है? आपका शून्य होता है। मतलब कहने का मतलब समझ लीजिए इस चीज को, इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा आप। जैसे देखिए मान लीजिए सपोज, इनका कहने का मतलब ये हुआ है कि अगर किसी वस्तु पे ये आप मान लीजिए ये फोर्स, ये मास वस्तु है, ये लगाया गया फोर्स है ये, ठीक है, ये है ना, इसके ये वस्तु ये फर्श पे रखी गई है, इसमें क्या घर्षण लग रहा होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब यहाँ से जब आप फोर्स इसको रिवर्स में अप्लाई करेंगे, आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स की दिशा हमेशा क्या होती है? अप्लाई फोर्स के अपोजिट होती है। यानी ये आपका अप्लाई फोर्सेस है, ये आपका क्या हो गया? देखिए इस फ्रिक्शन फोर्सेस उसके अपोजिट होगा, ठीक है। इस समय क्या होगा? इस वस्तु पे कार्य करेगा। तो यानी यहाँ पे एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स क्या होंगे? आपके बराबर होंगे, और इस वस्तु का मार्केट करंट जो अपना खुद का जो फोर्स होगा वो बराबर होंगे, ठीक है। यानी एक्शन फोर्स बराबर आपका यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स प्लस वस्तु का मास, अगर इसको इधर करेंगे तो एफ माइनस एफ आर होगा ना, ठीक है। जिस प्रकार से, ठीक है, वही से समझ लीजिए कि अगर इस पर आप 3 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं तो इसका अगर ये 3 न्यूटन के फोर्स को आपको अपोजिट भी लगाएगी तो एक्शन और रिएक्शन का वो क्या होगा? हमेशा शून्य होगा ना। तो वही इनका स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। तो वही है, ठीक है। और सुपर पोजिशन लॉ से हम देखेंगे तो सम ऑफ द अप्लाइड फोर्सेज, जितना फोर्सेस आप लगाएंगे उस फोर्सेस की वैल्यू और सम ऑफ द रिस्टार्टिंग फोर्सेस, और जो फोर्सेस आप जो उसको बॉडी को रोक रहे हैं उनका क्या होगा? हमेशा क्या होगा? योग हमेशा बराबर होगा, ठीक है। देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, देखिए हमने क्या किया है, अगर एक चीज़ हम अगर आपसे पूछे तो क्या कह सकते हैं कि देखिए जिस प्रकार से आप मैकेनिकल सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो मैकेनिकल सिस्टम में आपके पास 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में आपके पास 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं ना, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जो बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, बिना इनके कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 कंपोनेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपके पास स्प्रिंग होता है, दूसरा आपके पास मास होता है, तीसरा आपके पास डैम्पर होता है, डैम्पिंग। ये जो तीनों आपको देखने को मिल रहे हैं, स्प्रिंग, मास और डैम्पर, ये आपके तीनों को तीनों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंपोनेंट हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट आपके इंडक्टर होते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो तीनों बेसिक कंपोनेंट होते हैं स्प्रिंग, मास और डैम्पर होते हैं, ठीक है। अब यानी इलेक्ट्रिकल हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कंपेयर करना चाहते हैं, रिलेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कंपेयर करना चाह रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किया है,
कंसीडर्ड फोर्स एफ एस, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस हमने कंसीडर किया है। कंसीडर एक्सटर्नल फोर्सेस एफ टी। देखिए हमने क्या किया हुआ है कि मैकेनिकल जो कंपोनेंट हमारे पास हैं एज ए स्प्रिंग, मास और डैम्पर, जो मैकेनिकल कंपोनेंट हमारे हैं उनको हमने पहले ये देखिए कि स्टॉपिंग पॉइंट सरफेस से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। स्प्रिंग को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसके बाद स्प्रिंग से हमने मास को कनेक्ट कर दिया, फिर इसके बाद इसके साथ हमने डैम्पर को कनेक्ट कर दिया। तो ठीक है, तो जब इसके बाद कनेक्ट करके क्या किया डियर स्टूडेंट, ये एक पूरा सिस्टम बन गया, यानी स्प्रिंग, मास और डैम्पर से मिलकर ये पूरा एक मैकेनिकल सिस्टम हो गया। ठीक है, तीनों कंपोनेंट को हमने जोड़ दिया, एक सर्किट यानी एक मैकेनिकल सर्किट बन गई। इसको क्या कहेंगे, एक मैकेनिकल सर्किट बन गई। अब इस पे हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, के फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी इसको पकड़ के इधर से पूरा खींच रहे हैं। तो जब जब डियर स्टूडेंट इसको जब आप खींचेंगे, एक्शन फोर्स लगाएंगे, तो इसको आपको फोर्स को कौन कौन अपोज करेंगे, ये डैम्पर भी इसको अपोज करेगा, मास भी आपको अपोज करेगा, स्प्रिंग भी आपको खींचेगी। इस तरीके से आप एक एक्शन फोर्स ये अप्लाई कर रहे हैं, ये आपका डियर स्टूडेंट एक्शन फोर्स है। लेकिन स्प्रिंग, मास और डैम्पर तीनों मिलकर आपके ऊपर क्या लगाएंगे, एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है एक्शन फोर्स का जो मान होता है वह रिएक्शन फोर्स के हमेशा क्या हो, बराबर होता है। तो आप सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक्शन फोर्स तीनों का योग होगा, तो एक्शन फोर्स इन तीनों का देखिए, ये स्प्रिंग भी, ये फोर्स आप इसको इधर खींचेंगे तो डैम्पर भी इसको इधर खींचेगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग भी इसको उल्टा खींचेगी। तो देखिए हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है डियर स्टूडेंट वो के एक्स होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया स्प्रिंग का फोर्स F1 लिख के हमने लिख दिया के एक्स। इसी प्रकार से हमें मास का पता है, मास कितना फोर्स अप्लाई करता है पता है, एफ बराबर एम में होता है, तो यहाँ से हमने लिख दिया F एम में। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डैम्पर में अगर देखते हैं तो डैम्पर में पता है डैम्पर कितना फोर्स अप्लाई करता है, यह बराबर बी इंटू बी, यानी कि वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये F1 F2 आपके क्या है, रिस्ट्राइंग फोर्सेस हैं, और F आपका क्या है, एक्शन फोर्सेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू डीअलेम्बर्ट इक्वेशन से अगर करेंगे तो एक्शन फोर्स जो होगा डियर स्टूडेंट, ये जो आपका एक्शन फोर्स होगा वह बराबर होगा किसके, यानी कि F1 प्लस F2, यानी कि पूरा रिएक्शन फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये डीअलेम्बर्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को याद रखिए, याद नहीं रखिए तो आप मैथमेटिकली वैसे ही बता सकते हैं, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्शन करेंगे, उतना तो रिएक्शन होगा। न्यूटन के थर्ड लॉ से भी बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया Ft बराबर F1, यानी एक्शन फोर्स बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी पूरा रिएक्शन फोर्स, ये पूरा मिला के रिएक्शन फोर्स है। ये F1 ये बराबर Kx है, M1 है, Ma है प्लस V इंटू V है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं, देखिए ए को लिख सकते हैं d2/2x/dt स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो वेग होता है, वेग बराबर होता है dx/dt, और ए बराबर त्वरण बराबर होता है dv/dt। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर पुटअप करेंगे तो ए बराबर आपको मिलेगा d2x/dt स्क्वायर, इसीलिए वहाँ पे हमने ए बराबर रख दिया d2x/dt स्क्वायर, प्लस बी बराबर आपका क्या डियर स्टूडेंट, dx/dt, तो बी dx/dt हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये जो मिला हुआ देखिए, ये आपका कहलाता है मैकेनिकल सर्किट, और ये आपका जो कहलाता है मैकेनिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है, मैकेनिकल इक्वेशंस। ये डियर स्टूडेंट क्या आपका मैकेनिकल इक्वेशंस है, यानी कि ट्रांसलेशनल सिस्टम है। मैकेनिकल सिस्टम में ही तो ट्रांसलेशनल सिस्टम आता है, ये ट्रांसलेशनल सिस्टम है, यानी ये एक मैकेनिकल सिस्टम का ये क्या है, आपका सर्किट इक्वेशंस है। अब बात आती है, अगर ये आपका देखिए, ये आपका किसके लिए होता है, ट्रांसलेशनल सिस्टम के लिए होता है। अगर हम रोटेशनल सिस्टम के लिए बात करें स्टूडेंट, तो आपको पता है कि रोटेशनल सिस्टम में क्या होता है, आपको कंपेयर भी बताया था इसके अगले लेक्चर में, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, इसी प्रकार से। तो ये हमने कंसीडर रोटेशनल सिस्टम, अगर हम रोटेशनल सिस्टम की बात करें तो कंसीडर हो गया। तो एक्सटर्नल टार्क अगर वहाँ पे जिसका आपको बताया था कंपेयर करके लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको पता है जिस तरीके से वहाँ पे ट्रांसलेशन यहाँ पे फोर्स होता है ना, ट्रांसलेशन सिस्टम में फोर्स होता है, तो आपको पता है रोटेशनल सिस्टम में फोर्स नहीं बल्कि क्या कार्य करता है, टार्क कार्य करता है। तो हमने टार्क लिख दिया। तो यहाँ पे स्प्रिंग कास्ट के, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के रहने दीजिए। वहाँ पे आपका देखिए होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स नहीं होंगे, क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए हमने एक्स को कैसे डिनोट कर दिया, थीटा से प्लेस कर दिया। एम यानी मास होता है, यानी मास ही तो क्या है यहाँ पे डियर स्टूडेंट, इनर्शिया है, मास का ही मात्र तो इनर्शिया होता है, इनर्शिया हो गया। तो यहाँ पे जी लिखते हैं डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे बी तो बी ही है, एक्स है तो यानी डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे क्या थीटा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से ये भी मैकेनिकल
इक्वेशन है, मैकेनिकल सर्किट इक्वेशन है, ये भी आपका मैकेनिकल सर्किट इक्वेशन है, लेकिन ये ट्रांसलेशनल सिस्टम के लिए है, ये रोटेशनल सिस्टम के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे हम लोग। इसके आगे आपने समझ गए इस इक्वेशन के जो हमको आपको मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल इक्वेशन जो आपको दोनों मिले हुए हैं, दोनों ही मैकेनिकल सिस्टम है। इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, Ft इक्वल टू के एक्स प्लस एम डी डी टू एक्स अपान डी टू स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपान डी टी। इस इक्वेशन का बहुत यूज होगा डियर स्टूडेंट आगे, ठीक है। यदि डियर स्टूडेंट ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।